हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सीवर कोर्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल क्या है ये आप पढ़ चुके हो, एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम देखेंगे कि क्यों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी और फिर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम इन जनरल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वो सारे टर्म्स हैं जो आपके आगे तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम आते रहेंगे। तो हाँ, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर है जहां पर सीखे गए टर्म्स को आप आगे यूज करोगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास के दो सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका बेस बनाते हैं। तो आप सोचो सिर्फ 3 चैप्टर रखे गए हैं, वैसे 4 हैं, ठीक है, पीरियोडिक, आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद हाइड्रोजन और एस ब्लॉक। लेकिन मेनली आपके पास ये 2 मेजर चैप्टर जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं, इनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री बोल दो या डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल दो, ठीक है। ये जो आप पीरियोडिक टेबल आज देखते हो ये ईयर्स ऑफ एफर्ट्स के बाद डेवलप हुई है, बनी है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ना है, कंपेयर करना है। तो वो काम हम कैसे करें, कैसे सबसे इजीएस्ट वे के अंदर हम एलिमेंट्स को अरेंज करके उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, इन सब के लिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। ये स्टार्ट करते हैं विद नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देखो 1800 आज से 220 साल पहले ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री है तो इस हिस्ट्री की तरह ले, इसे ज्यादा कुछ इसमें याद रखना नहीं है। जो याद रखना है होप आप लोगों को पहले से याद है, तो हम सिर्फ इनको देखेंगे और जाने देंगे। इनसे रेयरली कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको इनका लोड लेने की जरूरत नहीं है। जेईई में बहुत रेयरली इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से, और जो पूछे जाते हैं वो आपको पहले से पता है, तो इनका ज्यादा आपको लोड लेना नहीं है। देखें, पढ़ें और जाने दें, ठीक है। तो द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैड मोर देन डबल टू 63 इन 1865, ठीक है। तो देखो 65 सालों में, 65 ईयर्स में अगले 32 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन, ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड। वो सिंथेटिक एलिमेंट्स उनको हम बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग नहीं है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे, टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट सर्च अप, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना था, तो इस प्रॉब्लम को ईज आउट करने के लिए साइंटिस्ट सर्च फॉर अ सिस्टमिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। Not only that it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. तो आप एलिमेंट्स को किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, किसी एक ऐसे पैरामीटर के बेसिस पर अरेंज करोगे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स एक जगह पर हो, और अगर आगे कभी कोई और एलिमेंट बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, जैसा कि आप आगे चल के देखोगे मेंडलीव ने किया भी था, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या था कि आप सारे एलिमेंट्स को एक जगह बिठा सको, उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सको, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक जगह ला सको और उसी के अंदर आने वाले और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सको या फिर उनको ढूंढने की कोशिश कर सको। तो देखें, जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ पीरियोडिक टेबल का, वो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले डोबरनियर-स्ट्राइट से। डॉबरमैन नहीं है, डोबरनियर-स्ट्राइट से, ठीक है। तो डॉबरनियर-ट्राइड्स में क्या होता है भाई, डॉबरनियर-ट्राइड्स जो आपके बने थे उनके अंदर क्या होता है, डोबरनियर ने एक पैटर्न अरेंज किया उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स थे उनको देखकर, और उसने 3-3 के ग्रुप्स बनाए। उसने एलिमेंट्स को क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, पहले कम वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, से 3 के ग्रुप बनाए। उसने एक प्रॉपर्टी बोली, ऑब्जर्व करके बोला कि जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक मास दोनों एक्सट्रीम एलिमेंट के एटॉमिक मास के मैथमेटिकल एवरेज के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, उसके बहुत क्लोज होता है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन का रूल। The German chemist Johann Dobernier in early 1800s was the first to consider the idea of trends among properties of elements. By 1829, 29 साल लगे उसे, आप लोगों के लिए तो आज 29 मिनट 29 सेकंड लगेंगे ना, 29 मिनट में लगेंगे, 2.9 मिनट, 3 मिनट के अंदर आप ये सब सीख के आगे निकल जाओगे। और उस इंसान को 29 साल लगे इस चीज को ऑब्जर्व करने में। He noted a similarity among the physical and chemical properties of several groups of 3 एलिमेंट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। तो देखें, इन ईच केस ही नोटिस दैट द मिडिल एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइड हैड एन एटॉमिक नंबर वेट अबाउट, या एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे, एटॉमिक नंबर ने सॉरी एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर 2। तो ये आप देखें प्रॉपर्टीज, ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट वर इन बिटवीन दोज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। देखिए आपने उसने कुछ ट्राइड्स बनाए थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो
आपके लिथियम और पोटेशियम के एवरेज के बराबर होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, मतलब क्लोज हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्लोज आएगा 40 + 137, 177 का हाफ होता है आपके पास 88.5 और ये 88 है। सिमिलरली यहाँ पर है। इस तरह से उसने ट्राइड्स बनाए, लेकिन इसका जो क्लासिफिकेशन था लंबा नहीं चल पाया क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बना सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत लॉजिकल नहीं है और बहुत वो नहीं, सिंपल ऑब्जर्वेशन ने देखा 3-4 अरेंज हुए थे, भाई ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब इनके अलावा वो खुद ही ट्राइड नहीं बना पाए, तो यहां उनका लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। द लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज डिस्कार्डेड एज इट सीम्ड टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट, इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। कि हाँ भाई थोड़ा सा आपने देख लिया तो कोइंसिडेंट लेगा ना, कभी कभी आप क्वेश्चन करते हो रूल बना देते हो तो कोइंसिडेंटली कहीं लग जाता है और कहीं नहीं लगता, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो क्लासिफिकेशन लॉजिकल नहीं था, इसलिए इसको फर्दर क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। बट हाँ प्रोसेस इन्होंने शुरू की, भाई हमको क्लासिफाई करना चाहिए, जरूरत है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की। तो फिर इसके बाद आए सेकंड जिन्होंने अपना लॉ दिया ऑक्टेव, सारेगामापाधानिसा, सुना तो होगा आपने, है ना। तो देखें इसके बाद आता है न्यूलैंड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इन 1865, 1830 एंड 1829 और 1865, गैप देखो आप कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। 1865 में एलेक्सर, नाम तो मुझे भी देखो आप पढ़ लो, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। ये सब स्कूल्स वगैरह में या फिर आपकी जो 9th-10th क्लास है तब तक हिस्ट्री में पूछते थे, यहाँ नहीं पूछने वाला कोई भी। So propounded the law of octaves. He arranged the elements in increasing order of their atomic weights and noted that every 8th element had properties similar to the first property. मतलब फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के टर्म्स में इन्होंने अरेंज करना शुरू किया और ये नोट किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है। इन्होंने कंपेयर भी किया म्यूजिकल नोट्स के साथ कि हर 8वां नोट पहले नोट को रिपीट करता है, सा सा रे गा मा पा धा नी और फिर सा। तो इसीलिए इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, जैसे म्यूजिक में ऑक्टेव बनते हैं, एग्जैक्टली इसी तरह से उन्होंने अरेंज किया, ठीक है, समझने वाली बात है सिर्फ। सो द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। तो ये ड्रॉबैक भी साथ में आ गया है कि सिर्फ कैल्शियम तक ही वो इन एलिमेंट्स को अरेंज कर पाए थे। ये देखिए आपके पास एलिमेंट्स हैं, थोड़ा सा आप देख लेना ब्लरी सी इमेज अगर हो तो, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखो फर्स्ट सेकंड इसमें हीलियम गायब है, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। आप सोच रहे हो सर हीलियम क्यों गायब है, क्योंकि उस टाइम तक हीलियम डिस्कवरी नहीं हुई थी। 7 के बाद अब क्या आएगा आपके वापस से 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 8वां एलिमेंट 15। तो देखो इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, इन दोनों की प्रॉपर्टी, इवन एल्यूमिनियम क्रोमियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो उसने बोला कि हर 8वां एलिमेंट क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहा है, ये उसने ऑब्जर्व किया और ऐसे अरेंज किया इनको। बट जैसा उसने बताया भी आपको, अब देखो कैल्शियम के बाद, कैल्शियम तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था, उसके बाद कहीं पे मैच करती है, कहीं पे मैच नहीं करती है। तो यहां पर फिर आपके लॉ क्या हो गए, फेल हो गए कैल्शियम के बाद में। तो इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड, कि भाई नहीं नहीं ये सिर्फ कैल्शियम तक काम करता है, कैल्शियम के बाद इसने काम करना क्या कर दिया बंदा। आप देखो कैल्शियम से क्रोमियम आ गए सीधे, बीच में कैल्शियम के बाद आपके पास कौन आएगा, स्कैंडियम भी आएगा, टाइटेनियम भी आएगा, टाइटेनियम वहां चला गया। तो अरेंजमेंट ठीक नहीं था, इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था। तो 20 के बाद ये भी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए, इसलिए इनको भी डिस्कार्ड कर दिया, इनके रूल को बेसिकली डिस्कार्ड, ठीक है। आगे चले, चलिए। तो लोग रुकते नहीं है जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए ना, सॉलिड चीज आपको नहीं मिल जाती। तो सेम चीज यहां पे इंप्लाई होती है, आपको भी तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लेते हो। तो स्लोली आप देख रहे हो कितना साल लग रहे हैं लोगों को काम करने में, बट वो करते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन तो बिल्कुल अपनी जगह पर पहुंचेंगे। तो एग्जैक्टली इसी तरह आपको भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस, है ना, लगातार बना के रखना है। कहीं भी आप रुक गए तो गेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखें लोथरमेयर, ये सबसे ज्यादा लॉजिकल क्लासिफिकेशन किया था लोथरमेयर ने। लोथरमेयर ने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट, मतलब उसने फिजिकल प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट का एक फंक्शन माना और इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ध्यान से देखें, लोथरमेयर प्लॉटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेंस्ट एटॉमिक वेट। उसने ग्राफ बनाया बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये हो गया कि इसने ये मान लिया है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक वेट का एक फंक्शन है,
सही बात है। तो इस तरह से ने ग्राफ प्लॉट किया। अब उसने ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो उस ग्राफ पर सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने ग्राफ बनाया और उन्होंने कहा कि भाई इस ग्राफ की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है वो इस ग्राफ में सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो देखें, ये रहा आपका ग्राफ। इस तरह का कुछ ग्राफ आपको मिला था, ठीक है। ये तो बहुत स्मूथ ग्राफ बना है, बड़ा अजीब सा ग्राफ था, बट स्टिल यहां पे लोदरमेयर ने दिखाया कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं या वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो इस ग्राफ में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करें। जैसे आप देखो, जो आपकी एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, क्या है, आपकी जो एल्कली मेटल्स हैं वो सभी के सभी ग्राफ पर पीक पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रही है, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये ग्राफ पर पीक पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। आप देख सकते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देखो ये ग्राफ का डिसेंडिंग पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग पोर्शन पर प्रेजेंट थी, ठीक है। सॉरी, कैल्शियम में लिख दिया ना, ये रहा, ठीक है, सब डिसेंडिंग पोर्शन पर प्रेजेंट है। अगर आप हेलोजेंस को देखो तो हेलोजन देखो आपको दिख रहा है असेंडिंग पोर्शन पर है। तो इस तरह उसने बोला कि भाई सिमिलर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं इस ग्राफ में। इसका मतलब जो आपके एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती है। अगर हम एटॉमिक वेट के टर्म्स में अरेंज करें या फिर एटॉमिक वेट के फंक्शन के फॉर्म में देखें तो ये ग्राफ इस चीज को प्रूव कर रहा है कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो इसीलिए तो ग्राफ पर सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो बहुत लॉजिकल क्लासिफिकेशन था, बिल्कुल सबने इसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अभी आप देखो, मैं आपको बोलूं ये याद रखना, आपको ये याद नहीं रहेगी, तो आपको क्या किसी को भी याद नहीं रहेगी। अभी तो सिर्फ 3 तरह के एलिमेंट देखे, एल्कली मेटल्स, हेलोजेंस। भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या, इतने सारे एलिमेंट्स। एक तो उनकी पोजीशन डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, और डिफाइन कर भी दी तो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए इसको बोला गया कि भाई साहब बिल्कुल लॉजिकल हो, आपने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके इस क्लासिफिकेशन को हम याद नहीं रख सकते। हम याद नहीं रख सकते तो नॉर्मल आदमी भी याद नहीं रख सकता, इसलिए हम आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इन भाई साहब के क्लासिफिकेशन को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो देखें, एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड द पीक पोजीशंस ऑन द कर्व, alkaline earth metals were present on the ascending portion of the curve, halogens on the, I think उल्टा लिख दिया मैंने ना, ये उल्टा हो गया, सॉरी। इसे आप करें डिसेंडिंग और इसे आप करें असेंडिंग, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। हेलोजेंस कहां पे थे, असेंडिंग पोर्शन पर, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहां पर थी, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व पर प्रेजेंट थी, ठीक है। चलिए देखो क्या, although Lodermeyer's classification was quite logical but it was difficult to remember position of all elements on the curve, इसलिए हमने लोदरमेयर को भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। लोदरमेयर के बाद आया बहुत इंपॉर्टेंट मेंडलीव्स, तो एक बार आप कॉपी कर लो, फिर चलते हैं वहां पर। चलिए तो अब देखें, जो सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल रही थी वो रही थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया, इन सबको देखो ऑब्जर्व किया उसने कि सभी काम कर रहे हैं, इन सबकी ऑब्वियसली सब स्टडीज तो पढ़ते हैं एक दूसरे की। तो उन्होंने सोचा कि यार जब यहां पर आप देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक वेट के साथ वेरी कर रही है, तो क्यों ना एटॉमिक वेट को ही ये बेस मान लिया जाए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। तो उन्होंने एटॉमिक वेट को बेस माना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, और उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज करना शुरू किया। तो जब उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इंक्रीज करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि एक फिक्स्ड एटॉमिक नंबर के बाद, एक फिक्स्ड पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही है। उन्होंने जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया, एक फिक्स्ड एटॉमिक वेट के बाद यानी वैल्यू के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या कर रही थी, रिपीट कर रही थी। तो यहां से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया। उन्होंने कहा एलिमेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक मास का या एटॉमिक वेट का एक पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को क्या करती हैं, रिपीट करती हैं, और इसके बेसिस पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी। तो देखिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आपको क्या याद रखना है, सबसे पहली चीज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है ना, या लॉ देख लो, लॉ से टेबल बनी है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास। आज जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम बोलते हैं, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए ये रहा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, दैट इज properties of elements repeat themselves after a regular interval number of elements। मतलब एक फिक्स्ड
इंटरवल के बाद जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसी लॉ के बेसिस पर मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई है। सो मेंडलीव अरेंज्ड elements in horizontal rows and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weights in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group. तो horizontal rows में डिफाइन किया जिन्हें हम periods बोलते हैं, और vertical columns में डिफाइन किया जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, columns या फिर group बोलते हैं। ठीक है, तो देखें मैं पूरी तो बना नहीं रहा हूं, याद भी आपको रखनी, देखें और भूल जाएं। ये मेंडलीव्स प्रेडिक्ट टेबल है जिसमें आपको चीजों को समझना है क्या होता है। देखो मेंडलीव ने ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक 8 ग्रुप डिफाइन किए थे। उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। फिर जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो एक और ग्रुप ऐड किया गया जिसे हम लोगों ने जीरो ग्रुप बोल दिया। पहली बात तो नोबल गैसेस मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी, उनको बाद में ऐड किया था एक अलग से ग्रुप बना के जिसे हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो इसको मिलाकर अब मेंडलीव के पीरियड टेबल में टोटल 8 ग्रुप्स हो चुके हैं और आपके पास वही 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जीरो ग्रुप को छोड़ने के बाद हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखो ये है, देखो यहां पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहां देखो कॉपर आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। तो इसको हमने डिवाइड किया एज फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। सिमिलरली इसको डिवाइड किया था, सॉरी फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, सेकंड ए लिख दिया मैंने उसे। एक था फर्स्ट ए और दूसरा क्या होगा आपका फर्स्ट बी होगा। तो ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी, इसी तरह इसको सेकंड ए सेकंड बी में डिवाइड किया, इस तरह से इसको थर्ड ए थर्ड बी में डिवाइड किया। तो जीरोथ ग्रुप को छोड़ दो, उसके बाद हर एक ग्रुप को क्या किया था आपने, फर्स्ट ए फर्स्ट बी के अंदर डिवाइड किया था। तो मैं आपसे कहता है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में दिखता है, मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे होता है क्लासिफिकेशन। याद रखने की जरूरत ऐसा है नहीं क्योंकि इतना काम नहीं आती है। ठीक है, अब आप देखो मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट किया इससे क्या था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स थे, तो शायद कुछ तकनीक खराबी आ गई थी, आजकल बहुत प्रॉब्लम आने लग गई बार बार इसके अंदर। खैर, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, बस देखें, पढ़ें, सुने और जाने दें। ठीक है, अब आप देखो इससे क्या हुआ, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप के अंदर आ चुके हैं। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सीजियम है। ठीक है, नहीं ये नहीं सीजियम, हाँ एटॉमिक वेट है, सीजियम है, तो ये गलती से सी लिखा हुआ है, सीजियम है। तो ये सेम ग्रुप के अंदर आ गए हैं। ऐसे देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम आ गया है। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आ गया है ना, कार्बन, सिलिकॉन, आपका जर्मेनियम, टिन और लेड। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्या हुए थे, सेम ग्रुप में आ गए थे। अब आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बताओ कहां पर कॉपर और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है, कहां पर सिल्वर और रुबिडियम की प्रॉपर्टी। रुबिडियम तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और सिल्वर जो है वो एक नोबल मेटल है, ऑलमोस्ट लीस्ट लो रिएक्टिव मेटल है, कहां है प्रॉपर्टी सेम। हाँ, तो ये अब आप देखो, रटने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा, आपको दिख रहा है, खुद ही दिख रहा है आपको ऑब्जर्वेशन पे कि भाई यहां पर एक ही ग्रुप में 2 तरह की मेटल है जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। भाई ये क्या है, आपने 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल्स को एक ग्रुप में क्यों रखा, तो ये समझा नहीं पाया। उन्होंने बोला कि मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, सब ग्रुप में। क्यों, क्योंकि अगर मैं और वर्टिकल कॉलम पढ़ा था नंबर ज्यादा होता, तो उन्होंने बोला कि हो जाने देते ना, आज भी तो है, अब जैसे आज तो हो ही गया, आप देख ही रहे हो। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन उठा कि आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज के मेटल को एक जगह क्यों रख दिया है, पहली बात। ठीक है, चलिए और देखें कि आप यहां पर देखोगे ना, ये जो पिंक कलर का जैसे बना हुआ ये जी, उस टाइम तक ये डिस्कवर्ड नहीं थे, तो उसमें डाल दिए हैं। मेंडलीव ने इनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी इनकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करके। ठीक है, तो वो आप अभी इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों के अंदर पढ़ लोगे। तो बेसिक ही प्रेडिक्ट टेबल है। इसका फायदा ये हुआ कि यहां पर आप सिमिलर प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स को एक जगह अरेंज कर पा रहे थे और अब आप उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हो। तो आओ देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हुए और फिर क्यों इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो देखें, ये हैं इसके मेरिट्स। मेंडलीव सिस्टम वाज मोर एलाबोरेट देन लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन, और रिलेटिवली आसान था, उससे तो आसान था याद रखने के लिए। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. While arranging elements with similar properties, he predicted some elements which were not found at that time and left spaces for them and also predicted their properties. तो जब उसने अरेंज करना शुरू किया तो उसने जब जो सिमिलैरिटी आई उससे अगला एलिमेंट प्रेडिक्ट किया। वो उस टाइम तक पता नहीं था, उसने बोला कि एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी एटॉमिक साइज इतनी होगी, जिसका एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, उसकी डेंसिटी इतनी होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब उसने डिफाइन कर दी थी। और जब वैसे एलिमेंट मिले तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर थी जो मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। तो ये उसकी पावर थी प्रिडिक्शन की, उसकी टेबल की। इसलिए
उसने जो है ना वो जगह छोड़ी थी, उसको नाम दिया था। जैसे उसने एल्यूमिनियम की जगह छोड़ी थी, उसको नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब बिलो, तो बिलो एल्यूमिनियम, और एका सिलिकन जो कि बिलो सिलिकन था। तो ये दो उसने प्रेडिक्ट किए थे, एका एल्यूमिनियम फॉर गैलियम एंड एका सिलिकन फॉर जर्मेनियम। रटने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो आज बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, एल्यूमिनियम के नीचे तो आता है गैलियम, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम, सिलिकन के नीचे कौन आता है, जर्मेनियम। तो एका का मतलब होता है बिलो, तो बिलो एल्यूमिनियम गैलियम था, और बिलो सिलिकन कौन था आपका, जर्मेनियम था। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, नहीं भी पढ़ी हुई तो देखो और जाने दो। ठीक है, समझ में याद नहीं रखना, छोटी छोटी चीजें वो आपको अपने आप याद हो चुकी है। देखो हो तो चुकी है। बताओ मेंडलीज पीरियड टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, हाँ एटॉमिक वेट के ऊपर। उसने किस ऑर्डर में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में। क्या उसका फायदा हुआ, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। उसने कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को पहले से प्रेडिक्ट करके उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी, जिसका नाम है एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकन। बताओ क्या याद रखना है ना। चलिए बात करते हैं डिस्कार्ड की होती है, डिमेरिट्स क्या है। तो डिमेरिट्स भी हैं, कई डिमेरिट्स। एक तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को आपने सेम ग्रुप में लाके बिठा दिया, ये तो इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखें मेंडलीव वायलेटेड इट्स ऑन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। अब आप देखो टेबल में आप पीछे चलो, तो उसने क्या बोला कि भाई मैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहा हूं। तो हमने कहा क्या भैया, क्या भैया आप देखो आयोडीन दिख रहा है, ये रहा, ये कौन सा ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग है? टेल्यूरियम का वेट ज्यादा है, आयोडीन का कम है, तो आयोडीन को इधर होना चाहिए था, टेल्यूरियम को इधर होना चाहिए था, ये क्या चक्कर है? तो मेंडलीव ने बोला भैया यहां पर क्या है ना, इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी सिमिलर हैं, इसलिए मैंने आयोडीन को इधर रखा और टेल्यूरियम को इधर रखा। लेकिन आपने अपने लॉ को वायलेट कर दिया ना, आपने क्या बोला, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के टर्म्स में अरेंज कर रहे हो। तो यहां तो आपने लोचा कर दिया है, आपने कम एटॉमिक मास वाले को बाद में रखा है और ज्यादा वाले को क्या रख दिया है, पहले रख दिया है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से उसने कई जगह पर ये अपने ही लॉ को फॉलो नहीं किया। ठीक है, कोबाल्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर निकल, आर्गन वॉज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम। रीजन क्या था, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज था, बट आपने जो रूल डिफाइन किया बेसिक, जिसके ऊपर आपकी पीरियड टेबल बेस्ड, आप खुद इसको वायलेट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो तो आज भी, आज की पीरियड टेबल का भी ये इशू तो है ही, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। आप उसको एल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हो, आप उसे हेलोजन के साथ भी रख सकते हो। नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन फॉर आइसोटोप, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था भाई। आइसोटोप क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, अलग होता है। अब आपकी टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर। तो जो भाई एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है, तो आप आइसोटोप को जगह दो ना, एटॉमिक मास तो अलग अलग हुआ आइसोटोप्स का। तो आइसोटोप्स कहां है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम कहां है आपकी पीरियड टेबल में, उनको जगह आपने क्यों नहीं दी है, ये इसका एक ड्रॉबैक था। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ ड्रॉबैक्स थे, एक वो आप ऐड कर देना जो मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स विद different properties were placed in same group। तो वो एलिमेंट्स जो अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं उनको आपने कहां पर रख दिया था, सेम ग्रुप में लाके रख दिया था। ठीक है, बस ये ड्रॉबैक्स हैं, अगेन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन इन ड्रॉबैक्स की वजह से फाइनली इसे भी डिस्कार्ड किया गया। एक्चुअली इन ड्रॉबैक्स की वजह से डिस्कार्ड नहीं किया गया था। आपके पास एक साइंटिस्ट था मोजले, ठीक है, तो मोजले ने क्या किया था, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने उस एक्सपेरिमेंट थ्रू बताया कि एटॉमिक मास से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास की जगह उनके एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है, और उनकी प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का एक पीरियोडिक फंक्शन होती है। तो मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, आओ चलते हैं उसी एक्सपेरिमेंट की तरफ और उसके थ्रू समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो देखें 1913, ठीक है, ऑलमोस्ट 113 साल के बाद इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी मोजले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। अभी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या है भाई, क्या होता है जब आप मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम को स्ट्राइक करवाते हो, उसकी वजह से क्या होती है, एक्सरेज जनरेट होती है। एक्सरेज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, पूरी रेंज होती है, तो हर मेटल एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की या फिर वेवलेंथ की एक्सरे जनरेट करता है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, उस मेटल के लिए वो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगी, वैसी फ्रीक्वेंसी कोई और मेटल जनरेट नहीं कर सकता है। उसने इन एक्सरेज, इस निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर्स के साथ अरेंज किया और उनके बीच में एक रिलेशन निकाला। तो देखें, a plot of root nu where nu is frequency of x is emitted against atomic number z gave a straight line
एंड नॉट द प्लॉट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक मास। तो उसने बोला कि अगर मैंने रूट न्यू और एटॉमिक नंबर z के बीच में ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा रिलेशन बना था रूट न्यू इज इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी, जो कि बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनी जिसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है अभी के हिसाब से। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ उसने एटॉमिक मास के लिए बनाया तो ऐसा कोई ग्राफ ऑब्टेन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहां से मोज़ले ने प्रेडिक्ट किया कि नहीं भाई, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर शुड बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां से देखो, he thereby showed that the atomic number is a more fundamental property of an element than its atomic mass and gave the modern periodic law, जो कि कहता है सेम है कि the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their atomic number, not atomic mass, and the properties repeat themselves after a certain atomic number। आज जो हम पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं वो इसी पीरियडिक लॉ के ऊपर बेस्ड है। हमारी जो करंट पीरियडिक टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। तो कॉपी करें, फिर दिखाता हूं कुछ और चीजें मैं आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखें आगे और सीखते हैं अपने पीरियडिक टेबल को। ये पढ़ लो, इसमें कुछ याद रखने का नहीं है ना, बस पढ़ लो, जाने दो। Numerous forms of periodic table have been devised from time to time, some from emphasis chemical reactions and valence, whereas others stress electronic configuration of elements. A modern version, the so-called long form of periodic table, जो अभी की टेबल है उसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल या मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी बोल देते हैं, is the most convenient and widely used. The horizontal rows which Mendeleev called series are called periods and vertical columns of groups. Elements having similar outer electronic configuration in their atoms are arranged in vertical columns referred to as groups or families, जैसा हम लोगों ने सीखा है। According to the recommendation of IUPAC, the groups are numbered from 1 to 18, replacing the older notation of group 1A to 7th P and 0। तो ये क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ बेसिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी टेबल है। देखो हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना मैंने आपको सिखाया था, ये बताया था। एल्कली मेटल्स हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एस सबशेल में। सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फंडामेंटल्स के अंदर। ठीक है, एक चीज मुझे आपको बतानी, देखो हमने ग्रुप्स की नेमिंग की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 और 18 ये मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म का है। अगर हम मेंडलीव के हिसाब से देखें तो देखो मेंडलीव ने क्या किया था, ये था आपका फर्स्ट ए ग्रुप। मैंने आपको सिखाया था ना, फर्स्ट ग्रुप को उसने फर्स्ट ए फर्स्ट बी में डिवाइड किया था। ये है आपका सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद यहां से डायरेक्ट शुरू होता है थर्ड ए। तो थर्ड ए, ये है थर्ड बी, ये है फोर्थ बी। ठीक है, ये है आपके पास फिफ्थ बी, ये है सिक्स्थ बी, ये है सेवेंथ बी। और ये जो तीनों थे, देखो यहाँ पर कौन कौन है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका 8th ग्रुप। फिर आपके पास ये आता है फर्स्ट बी और ये आता है सेकंड बी। कॉपर और जिंक, अगर आप पीरियडिक टेबल से कंपेयर करें मेंडली वाले से तो वहां से आपको दिख जाएगा ये, बट अभी आप कितना काम नहीं आता है। हाँ, कभी कभी फर्स्ट है सेकंड है वो यूज कर लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है सेकंड है, फिर थर्ड बी से शुरू होता है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। 8th ग्रुप 3 एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है। ये आपके पास फर्स्ट बी और सेकंड बी हो गया। इसके बाद आप आते हो 13 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं वापस सेकंड ए के बाद आएगा थर्ड ए, फिर आएगा फोर्थ ए, फिर आएगा फिफ्थ ए, फिर आएगा सिक्स्थ ए, फिर आएगा सेवंथ ए, और लास्ट में आपके आता है 0th ग्रुप। 8th ग्रुप तो यहाँ पे आ चुका है। तो ये था मेंडलीव वाला क्लासिफिकेशन। अगर आप मेंडलीव के क्लासिफिकेशन को देखो तो ध्यान से देखना, फर्स्ट ए और सेकंड ग्रुप में आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। इधर देखो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। तो जो ए वाले थे उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ए सब ग्रुप में, और जो बी सब ग्रुप है उसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास क्या होता है, बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, इसको आप जरूर 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 ध्यान दें। बट हाँ, अभी तो मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट ए सेकंड ए कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए और सेकंड ग्रुप को सेकंड ए के नाम से जानते हैं। फिर 13 ग्रुप से थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए तक आता है, लास्ट में 0th ग्रुप जो कि आपकी नोबल गैसेस है। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखें ये कुछ छोटी छोटी चीजें, देखते जाएं, सुनते जाएं और जाने दें। जो याद रखने का होगा मैं खुद बता दूंगा। लॉन्ग फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड एज बोर-बरी एंड रैंक वर्नर पीरियडिक टेबल। कितने सारों का कंट्रीब्यूशन है। इट इज बेस्ड ऑन द बोर-बरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कंसेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, मेनली पीरियडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड थी और जो लॉन्ग फॉर्म है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंक एंड वर्नर। 7 पीरियड्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड्स तो देखना आता था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मैं आपको पहले बता चुका हूं 2 इज द शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना। उसके बाद 2 और शॉर्ट पीरियड है 8 और 8, फिर लॉन्ग है 18, 18 और फिर आपके पास उससे भी ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। शॉर्टेस्ट है ना, यहां पर आएगा शॉर्टेस्ट। 8, 8 वाले हो गए शॉर्ट, ठीक है, बाकी दोनों हो गए लॉन्ग और ये लास्ट वाले 6 और 7 जो है लॉन्गेस्ट है। क्योंकि देखो 2, 8, 8 थोड़ा कचरा हो गया। एक सेकंड दो, मैं इसको ठीक कर दूं, है ना, अच्छा नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा है। चलिए, तो देखिए इनको ढंग से अरेंज कर लिया आपने। ठीक है, और अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखो फर्स्ट पीरियड है, एक सबशेल होता है 1s, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम, शॉर्टेस्ट इसे बोलते हैं। फिर 2 के बाद आएगा 8, 8 जो सेकंड और थर्ड पीरियड है। ठीक है, तो 2s 2p 3s 3p इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 8 एलिमेंट्स हैं, लिथियम टू नियॉन, सोडियम टू आर्गन, इनको हम शॉर्ट पीरियड्स बोलते हैं। फिर आ गए 18 वाले, 18, 18 फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, पोटेशियम टू क्रिप्टन, रुबिडियम टू ज़ीनॉन, आपके पास लॉन्ग बोलते हैं। और फिर 32, 32 हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट। तो ये आपके 7 पीरियड्स हैं जिनके अंदर आपके इतने इतने एलिमेंट्स होते हैं, इनकी नेमिंग होती है। एक देख रहे हो UUO, तो 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं, 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी नेमिंग करने के लिए IUPAC ने एक अलग रिकमेंडेशन दिया हुआ है जो मैं आपको सिखा चुका हूं। स्टिल एक और बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये देखें, इस सिंपल फॉर्मेट को हम फॉलो करते हैं। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेप, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। अब लास्ट में EM लगाते हैं। तो आपने मुझसे बोला कि 133, तो मैं इसको बोल दूंगा अन ट्राई ट्रियम, इसका सिंबल हो जाएगा UTT। ठीक है, सर देखा पिछले पेज पे आपके पास था UUO ही था ना शायद। UUO क्या हो गया, अन ऑक्टियम, यानी 118 अन ऑक्टियम। कोई भी नंबर ले लो, 157, तो यह पास बन जाएगा अन पेंट सेप्टियम, इसका सिंबल हो जाएगा UPS। समझ पा रहे मेरी बात को। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, ये सिंपल आपके पास नेमिंग का तरीका है। आप किसी ने बोल दिया 132, तो ये हो जाएगा अन ट्राइबियम, यानी सिंबल हो गया इसका UTB। तो ये आपके पास 100 के ऊपर जिनका एटॉमिक नंबर होता है उनकी नेमिंग का मेथड है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। कर लेंगे ना। चलिए, ऐसा UNO हो तो देखो UNO का मतलब है, U का मतलब है अन, N का मतलब है निल और O का मतलब है ऑक्ट। तो अन निल ऑक्ट 108, इसका क्या हो जाएगा। तो सिंबल से नंबर निकाल लो, नंबर से सिंबल बनाना, दोनों आपको अच्छे से आना चाहिए। आसान है ना, कर सकते हैं इसको। तो चलिए फिर देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बोर का क्लासिफिकेशन है। बोर ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एलिमेंट्स, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो नोबल गैसेज है आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। नॉर्मल और रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, ये आपके पास S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्वियसली एक्सेप्ट नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस को तो आपने अलग से क्लासिफाई कर दिया है। तो ध्यान रखना, कई बुक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनमें नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव में नोबल गैसेस को भी ले लेता है, नोबल गैसेस नहीं काउंट होगी। ठीक, क्लासिफिकेशन किसका है, बोर का क्लासिफिकेशन है। उसने नोबल गैसेस को अलग जगह दे दी ना, तो फिर दोबारा क्यों काउंट करेगा। इनको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज को या एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को रिफ्लेक्ट करते हैं।
ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन में एक डिफरेंस है, वो आप समझना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं, क्योंकि अब आप इस स्टेज पर आ चुके हो कि मैं आपको सिखा पाऊं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द एलिमेंट्स हैविंग पार्शियली फिल्ड, पार्शियली बोल दो या इनकम्प्लीटली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। क्या है? एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। सॉरी, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड मत लिखो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, उन्हें हम लोग किनके नाम से जानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस चीज के ऊपर आप फोकस करें। ठीक है, सारे एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर काउंट होते हैं। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी क्यों नहीं है आप ये समझो। भाई जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है ना, वो होता है 3d10 4s2। तो देखो d10, यहां पर d सब शेल पूरा भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। इसकी कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है +2, तो +2 में ये सिर्फ 3d10 बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा। तो देखो दोनों ही केसेस में ये कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, इसलिए जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तब आप बोलोगे अरे सर क्या बात करो, कॉपर ले लो भाई, कॉपर ले लो। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट होता है 3d10 4s1। तो हाँ भाई देखो 3d10 कॉपर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा फील्ड है, लेकिन कॉपर की कॉमन स्टेट होती है +2 में एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक, ये 3d9 होगा। अब देखो इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली का मतलब सारे 10 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, इनकम्प्लीट। इसलिए कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। तो आप ये ध्यान रखना, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इन तीन को छोड़ दो, जो 12th ग्रुप के मेंबर्स हैं, इन तीनों के अलावा सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखो यहाँ एक स्टेटमेंट बनता है, अगर आपको कभी मिल जाए तो आप खुद भी बोल सकते हो। बताओ, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कौन कौन नहीं है? जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ दो। बताओ इन तीनों को छोड़ के जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कौन से ब्लॉक को जाते हैं? डी ब्लॉक को जाते हैं ना। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोलो समझ में आ रहा है ना? बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये आप डिफरेंस समझें कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो एफ ब्लॉक जो आपके लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स थे, उन्हें हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। समझ गए बात? तो बस ये आपके पास ओवरऑल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का
इनर्ट गैसेस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है समझाई दिया मैंने आपको, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, लेंथेनर्स, एक्टिनर्स के नाम से। डन। चलिए एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन, तो हम जानते हैं अच्छे से, लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एस सबशेल में एंटर करता है तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जब पी सबशेल में करेगा तो पी ब्लॉक बोलेंगे, डी सबशेल में करेगा तो डी ब्लॉक बोलेंगे, और एफ सबशेल में एंटर करता है तो हम क्या बोलते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर कर रहा है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आपके पास डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, कैसे इसको डेवलप किया गया। ठीक है, चलिए तो आज तो ये डेवलपमेंट में इस पार्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया, ताकि कभी आपको जरूरत पड़े तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप देख लें। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर्स और पीरियड नंबर्स निकालना, और फिर हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, क्योंकि मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोगों ने वैसे बेसिक्स में सीख लिया है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं दोबारा से, वो आपके यहाँ पर काम में आता है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद क्या, एटॉमिक नंबर से ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालना, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।